सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट डिबेट में आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों के बीच में एक जबरदस्त डिबेट, जहां पे आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू काजमी और फखर यूसुफजई, और भारत की तरफ से होंगे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा और पत्रकार रोहित शर्मा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये बात डॉक्टर अभिषेक आपसे पूछूंगी, आपको लगता है कि ईरान मान जाएगा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए, या जैसे अभी रोहित शर्मा भी कह रहे थे कि वो दोबारा रिवाइव हो जाएगा? तो आपको लगता है कि वैसे खुमैनी साहब के, मुझे तो नहीं लगता कि उस मूड में है कि वो कहें हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए, ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट का जो मेन क्रक्स था वो यही था कि ईरान को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाना और उनको ये बताना कि ये मैटर डिली डेलिंग का नहीं रहा है। अगर आप इसको सीरियस नहीं लेंगे तो ये बहुत डिफरेंट टेंजेंट पे चला जाएगा। एक बहुत ही खतरनाक, जिसे समझ लीजिए, वो इसका शेप बन सकता है। तो मेरे ख्याल से जो हाथ हौला रखा गया है, जो टेम्परेचर को डाउन किया गया है, उसके पीछे बहुत सारी नेगोशिएशन हो चुकी थी, या हो रही होगी। कल या परसों जब इस्तांबुल में जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, मैं उनकी वो सुन रहा था, क्या नाम है, प्रेस ब्रीफिंग, तो उसमें वो उन्होंने क्वेश्चंस का जवाब देते हुए बोला भी कि भाई, जब हम जिनेवा में और दूसरी जगह जब हम बात कर रहे थे तो इसको स्टार्ट करने की क्या जरूरत थी। देखिए, मेरे ख्याल से ईरान में भी ये जो गवर्नमेंट की जो होल्ड है वो वीक पड़ी होगी। लोग बोल रहे होंगे कि भाई, ऐसा न्यूक्लियर वेपन की आवश्यकता क्या है ईरान को, जब सऊदिया को नहीं है, जब बहरीन को नहीं है, जब कुवैत को नहीं है, जब किसी और को नहीं है। ऐसी कौन सी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है कि उनका कोई टेरिटरी खा जाएगा, या उनको कोई और जो है उनके देश को निकल जाएगा? ऐसा कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। इजराइल और ईरान का बॉर्डर तक नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल नए सिरे से नेगोशिएशन होगा, और न्यूक्लियर वेपन को मैं तो ये चाहूंगा पूरी दुनिया से ही हटा दिया जाए, कोई उसकी आवश्यकता बचती नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं, एलिमेंट, जो कि इसका कभी भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए जो है, जहां तक चला गया है उसको वहीं रोक दिया जाए। बाकी सबको ये सिक्योरिटी होनी चाहिए कि भाई, किसी की टेरिटरी या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस पे कोई खतरा नहीं होगा। मेरे ख्याल से ईरान भी इस बात को समझ रहा होगा। तो मैं बिल्कुल इस बात को लेकर के बहुत आश्वस्त हूं, क्योंकि जो बिहेवियर दिखाया है मानवों ने, एक दूसरे के ऊपर बम मार रहे, मगर फोन कर रहे कि बम मार रहे, हट जाओ कहीं चोट ना लग जाए, देखो फिर तुम हमें डांटोगे। इस तरीके का वॉर पहले नहीं होता था। वॉर होता था आपको नुकसान करने के लिए। अब वॉर हो रहा है कि हम वहां बम मार देंगे, तुम भाग जाओ वहां से, और बता रहे हैं कि 6:10 पे मारेंगे। उसके बाद वो लोग आ रहे हैं, क्या 6:10 मार दिया, अब वापस से यहाँ रह जाओ। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे ख्याल से न्यूक्लियर वेपन ईरान इसको परसू नहीं करेगा। ईरान की एक ही लड़ाई है, इजराइल का जो मैटर है। जिस तरीके से हमास या हिजबुल्लाह को इजराइल ने नेस्तनाबूद किया है, वो उनके लिए एक सबक है। मगर नेतन्याहू साहब को भी अब रुकना पड़ेगा, बिकॉज कि ये बातें तभी, जब ईरान सेफ फील करेगा तभी वो न्यूक्लियर वेपन के बारे में नहीं सोचेगा। सो जिम्मेदारी इज ऑन नेतन्याहू साहब ऑल्सो, दैट इनफ इज इनफ, नो मोर लॉस ऑफ लाइफ। चाहे वो गाजा में हो, चाहे वो कहीं और पे हो, किसी भी तरीके का एक भी मनुष्य की जो प्राण है उसका अब हताहत होना हम नहीं देख सकते। सब वहां पीसफुल से रहे। और मिडिल ईस्ट में अगर ईरान अगर ये बात मान जाए ना कि वो 2 स्टेट सोल्यूशन को एक्सेप्ट करता है, तो न्यूक्लियर वेपन का रेजो दे एथर खत्म हो जाएगा। और मेरे ख्याल से, मैं फिर कहूंगा, मैं पिछले 4 दिन से चिल्ला रहा हूं और मैं फिर चिल्लाऊंगा कि प्लीज प्लीज एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन सलमान। ही इज द ट्रू लीडर। उनके अंदर पोटेंशियल है, उनके अंदर क्षमता है, वो प्रोग्रेसिव है, यंग है, यूथ है, और दुनिया उनको एज अ लीडर मुस्लिम वर्ल्ड का या अरब वर्ल्ड, जो 22 अरबिक कंट्रीज हैं, उसका लीडर मानने को तैयार है। तो ईरान को पीछे हट जाना चाहिए। इस्लामिक उम्मा की नेतागिरी या चौधराहट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सबको मोहम्मद बिन सलमान साहब पे बहुत ट्रस्ट है, एंड ही इज केपेबल। तो ना हमें अर्दोगान साहब चाहिए, ना हमें खमनई साहब चाहिए, हमें एमबीएस साहब चाहिए, हमें अल नायन जायद साहब चाहिए। यही फ्यूचर है इस्लाम का, और यही फ्यूचर है अरबिक वर्ल्ड का। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। इट्स अ गुड थिंग जो हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा।
मानवता बहुत बहुत इवॉल्व हो गई है, वरना रशिया ने 10 मिलियन लोग खो दिए थे वर्ल्ड वॉर में, 10 मिलियन। यहाँ पे कैजुअलिटी अगर आप गिनिएगा तो बहुत कम हुई है, और खासकर सिविलियन कैजुअलिटी। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं, पकड़ यहाँ पे कुछ लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं वो ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर मेन्यू में क्या था जो फील्ड मार्शल साहब गए थे अमेरिकन प्रेसिडेंट के लंच पे, तो वहाँ क्या खिलाया। तो मुझे वैसे याद आ रहा था, क्या ख्याल आ रहा था, हमारे भी जो बहुत पैसे वाले रिलेटिव्स होते हैं ना हिंदुस्तान पाकिस्तान के, और वो किसी ऐसे को बुला लेते हैं ना जो उनके घर भी जो है ना वो रिक्शे में बैठ कर गया हो ना, तो फिर वो मतलब दो चीजें रख देते हैं और वो भी अपने टेस्ट की रखते हैं, देखते नहीं कि अगला क्या खाएगा। और अगर आप किसी आम से किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाएं जो आप ही जैसे हो या आपसे थोड़ा सा ही बेहतर हो, तो वो बेचारे इतनी डिशेज रखते हैं कि आपको समझ नहीं आती कि आप क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि शायद एक दो ही डिशेज होंगी और वही खा के आ गए होंगे, लेकिन उस बीच में जितना उन्होंने अपनी अचीवमेंट बताई होगी डोनाल्ड ट्रम्प ने, तो वो दो निवाले जो खा पाए होंगे हमारे फील्ड मार्शल साहब, शायद वो भी पता नहीं अलग से उतरे कि नहीं उतरे। लेकिन फखर, आपके ख्याल से क्या खिलाया गया होगा और उसके बाद खिलाने के बाद बिल क्या दिया गया होगा, कि क्या मांगा होगा? अच्छा, एक तो ये है कि क्या खिलाया गया वो मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ, और फिर ये है कि इस लंच की कीमत क्या होती है। वो कहते हैं ना कि वैसे भी फ्री लंच का कॉन्सेप्ट नहीं है दुनिया में, लेकिन वाइट हाउस में बिल्कुल भी नहीं है। और फिर डोनाल्ड ट्रम्प साहब के हाथ तो बेनापैद है, ये है ही नहीं, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए वो, क्योंकि अभी अरबों के पास जब वो आए थे तो वो कह रहे थे, वो 500-600 अरब डॉलर जब मोहम्मद बिन सलमान ने कहा तो कहते हैं मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 3000 अरब करेंगे, 3 ट्रिलियन डॉलर करेंगे, आप वो करेंगे। उसने फिर बेचारे ने 1.3 बिलियन डॉलर वो कर दिए, क्योंकि वो करते ये है ना कि मतलब बोरा मांगोगे तो तेला मिलेगा ना, वो वाला हाथ मारते हैं ट्रम्प साहब, ये वाली गेम खेलते हैं। तो जहाँ तक बात है उनके लंच की, तो एक तो ये कि मतलब राइस खिलाए गए, कुछ हमारे इंडियन दोस्त कह रहे कि उनके लिए बिरयानी बनाई गई थी, बनाई जा सकती थी, वही फील्ड मार्शल गए थे वहाँ पर, कोई मतलब ऐसे थोड़ी था। तो और इसके साथ जो है वो था जिसे कहते हैं ना लैम्प था उसके अंदर, और उसके नीचे लिखा हुआ था हलाल फूड। सारा वो जो पूरा मेन्यू था उसके नीचे, अगर आप लोगों के मेरे उसमें होगा, लेकिन अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे भी दिखा भी देता, तो उसके था। और मतलब 1 या 2 स्वीट डिशेस भी थी उसके अंदर, कोई बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं था जिस तरह हमारे एशियंस करते हैं कि यार जी 100 खाने हो गए, जो 80 खाने हो गए, 50 खाने हो गए। इस तरह गोरे तो खैर वैसे भी नहीं करते, मैंने तो कभी इतना नहीं देखा, आपने भी देखा हो, बल्कि सारे लोग घूमते फिरते तो सब हैं हम लोग, तो इस तरह का तो उनके यहाँ नहीं होता कि वो बहुत सारे खाने रख लेते हैं, बहुत कम ऐसा होता है। तो चीज़ तो ये हो गई। अगर उसकी कीमत की बात की जाए तो बिल्कुल उसकी कीमत है, और उसकी कीमत ये नहीं है कि वो कोई $100, $50, $500, $1000 या $1 मिलियन। वो कीमतें बहुत बड़ी होती हैं कि आपसे कहा जा सकता है कि अभी, क्योंकि अमेरिका ने ये प्लान पहले कर लिया था कि वो ये वाले बॉम्ब गिराएंगे ईरान पे। हो सकता है, मैं ये आपको ये नहीं कहता कि मैं वहाँ टेबल के नीचे बैठा हुआ था या हमारी कोई चिड़िया बैठी होती है, लोग बातें कर रहे होते हैं, किस तरह था, इस तरह था। बट द थिंग इज, क्योंकि उन्होंने एक तो यहाँ पे वहाँ पे मीडिया अलाउ, जिस कैबिनेट रूम में उनकी मीटिंग थी और उनका लंच था, वहाँ पे मीडिया किसी किस्म का अलाउ नहीं था, पहले से उनके ऊपर पाबंदी थी। फिर उसके अलावा आपका कोई वहाँ पे जो आपकी कैबिनेट का कोई शख्स हो, डिफेंस से रिलेटेड हो, फॉरेन अफेयर्स से हो, उनमें से कोई नहीं था। सिर्फ ये 3 लोग थे, और ट्रम्प के साथ जो अपनी कैबिनेट थी, रूबियो साहब थे, वेंस थे, जेडी वेंस, और ट्रम्प साहब थे, शायद एक आध बंदा और हो सकता है, 4-5 लोग वो थे और 3 लोग ये थे। तो इसलिए जो बातें उनकी हुई वो तो मतलब यही लोग एग्जैक्ट बता सकते हैं, लेकिन वो कभी हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलेंगी। उसकी वजह यह है कि अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं लोगों के, और जब अपने इंटरेस्ट की बात आती है तो उस पर बड़ी बड़ी चीज़ों को ये लोग कुर्बान करते हैं। मैं यहाँ वालों की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर शायद ये बात की गई हो कि भाई अगर अमेरिका यहाँ पे कुछ करता है इन ईरान, तो पाकिस्तान शुड बी साइलेंट। ये हालांकि लोग कहते हैं कि उन्होंने बेसिस मांगी, मैं ये बात बड़े क्लियरली बता रहा हूँ, और ये नहीं कि कोई हवा में मतलब फेंक कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि उनको अगर यहाँ पे बेसिस चाहिए, पहले भी हमने दिए,
2001 में दिए थे वो रिकॉर्ड पे, उनके ड्रोन यहाँ से उड़ते थे, उनके फाइटर जेट्स यहाँ से उड़े, उनका सारी जो सप्लाई जाती थी यहाँ पे वेपन्स की, हमारे इन्हीं मोटरवे से पेशावर से होती हुई और तोरखम को क्रॉस करती थी और आगे चली जाती थी। उनके पास बगराम एयरबेस में जो कुछ आता था बाय रोड, बहुत सारी चीज़ें हमारे पोर्ट्स के ऊपर आया करती थी, हमारे नूरखान एयरबेस के ऊपर आया करती थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि कुछ ना कुछ वो कहते हैं इस वक्त उनको यहाँ पे किसी अड्डे की जरूरत है। न ईरान के लिए उनको कुछ चाहिए था, न अफगानिस्तान के लिए उनको कुछ चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर है। जहाँ तक बात है इस चीज़ की कि जी एयर स्पेस, तो मैं कहता हूँ उनको हमारी एयर स्पेस की भी ज़रूरत नहीं थी ईरान में इंटर होने के लिए। क्या इजराइल के जो जहाज 200 आए थे पहले दिन, तो क्या वो पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ करके आए थे? वो जॉर्डन, सीरिया, इराक उसको क्रॉस करके आए थे, सबको पता है। उन्होंने भी बताया वो कोई और रास्ता उनके पास था नहीं, ठीक है, वो रास्ते उन्होंने भी इस्तेमाल किए, अमेरिका ने भी। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि पाकिस्तान अगर कोई सपोर्ट उनको करता है, कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट करता है या कोई ऐसी चीज़ करता है जिस तरह उनका रडार सिस्टम नहीं काम कर रहा था उस तरीके से, तो पाकिस्तान उसको, जैसे हमारे कुछ किसी लोगों के दोस्तों के साथ कल परसों में बैठा हुआ था तो हंस रहे थे कि यार पाकिस्तान ने जो है ना हॉटस्पॉट दे दिया था। पाकिस्तान के सांप जब उड़ते थे, ठीक है, और जो बलूचिस्तान के साथ हम उनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं तो कहते हैं कि उनके मतलब जैसे बैकअप दे रहे होते हैं रडार सिस्टम को, सांप के जरिए दिया जा सकता है, उनके अंदर टेक्नोलॉजी होती है। लेकिन इसके अलावा कोई चीज़ कि पाकिस्तान कुछ ना करे, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया और शायद पाकिस्तान का कोई इरादा भी नहीं था बाय द वे, लेकिन पता ट्रम्प को शायद कुछ थोड़ा बहुत वो हो रहा कि उसने फिर मतलब इब्ज़िमा तकद्दम के तौर पे वो चीज़ की हो। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कह रही हूँ कि ये मतलब लोगों ने सोचा भी कैसे, मतलब हम कुछ करेंगे, हम लोग बावले लगते हैं क्या शक्ल से, मुझे समझ नहीं आ रही, हम लोगों की शक्लों में कोई गड़बड़ है। मतलब अमेरिका से हम पैसा लेते रहते हैं पूरे वक्त, क्या बात कर रहे थे, IMF जाना है, कभी वर्ल्ड बैंक जाना है, कभी क्या जाना है, और उसके बाद हम उनसे पंगा लेंगे, मतलब बावले लगते हैं क्या? सॉरी बीच। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इंडिया पाकिस्तान की ये डिबेट आपको काफी पसंद आएगी, जहां पे आपने देखा इन चारों पत्रकारों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और कैसे पाकिस्तान ने ट्रंप को अपना नया बाप बना लिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।